हेलो गाइस, जेनेटिक्स के 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आगे आज से बेसिकली एक नई जेनेटिक्स स्टार्ट होने जा रही है। आज से बेसिकली जेनेटिक्स स्टार्ट होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया उसका एक ग्लिम्स देता हूं जल्दी से। तो बेटा जी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने वेरिएशंस पढ़ा, हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एलील्स पढ़ा, जीन्स पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने कुछ चीजों को जाना मेंडल साहब के बारे में, मेंडल साहब की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाना। 1822 में पैदा हुए वो, 1854 के अंदर वो वियना चले गए स्टार्ट्स की पढ़ाई करने। देन 1856 से 63 उन्होंने 7 साल एक मॉन्क में, एक मॉन्क एज अ मॉन्क तो रहे वो। इन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी प्लांट के ऊपर और इन्होंने बड़े सारी चीजें बताई। अच्छा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया, क्या इन्होंने जाना मेंडल साहब ने, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब क्या है सर? मोनो मतलब एक कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व किया, मतलब एक प्लांट का जोड़ा ले लिया, एक प्लांट का जोड़ा ले लिया। जैसे एक कैरेक्टर को लिया, कैरेक्टर था प्लांट हाइट। प्लांट हाइट या मैं स्टेम हाइट भी बोल सकता हूं बच्चों, है ना, प्लांट हाइट भी बोल सकता हूं या फिर मैं स्टेम हाइट भी बोल सकता हूं। इन्होंने एक प्लांट का जोड़ा ले लिया और उसमें क्या हुआ, एक तो टॉल था, एक लंबा और एक बोना पौधा था, एक डॉर्फ, है ना। तो ये इसका कैरेक्टर है और प्यारे बच्चों ये इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए। प्लांट हाइट कैरेक्टर है, स्टेम हाइट कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट हो गए, एक टॉल और एक डॉर्फ। तो बेटा इन्होंने पेरेंट्स कैसे लिए, पेरेंट्स कैसे लिए, टॉल ये वाले लिए और डॉर्फ तो यही होता ही है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आगे हम बहुत सारे क्रॉस पढ़ने वाले हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि पेरेंट एक तो लेंगे हम होमोजाइगस डोमिनेंट, एक लेंगे हम होमोजाइगस डोमिनेंट और एक लेंगे हम होमोजाइगस रिसेसिव। हमेशा ऐसा ही करेंगे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, इसको यही कैपिटल टी कैसे पता चला कि ये वाला जो टॉल है वो मैं कैपिटल टी लूंगा? इसने तो बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था, लेकिन वो सेलेक्ट कैसे करेंगे कि वो टॉल वाला कैपिटल टी हो? डॉर्फ वाला तो हमें पता है यही केस बनेगा, लेकिन टॉल में 2 केसेस बन सकते हैं, लेकिन मैं टॉल प्लांट को देखकर नहीं बता पाऊंगा कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इन्होंने कैसे किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया, राइट। फिर इन्होंने इसको इसके साथ क्रॉस कराया। कैसा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे कराया सर? आर्टिफिशियली कराया। वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं बेटा, राइट। अब हमें देखना है कि जैसे ही इसको कराया हमने, तो इसमें से हमेशा कैपिटल टी आएगा और इसमें से हमेशा स्मॉल टी आएगा। तो हमारी जो F1 प्रोजेनी आई ना बेटा, F1 प्रोजेनी जो आई वो कैसी आई? कैपिटल टी स्मॉल टी आई। अब इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा? यस, इसके अंदर मैं कराऊंगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी का मेल, इसी का एंथर, यानी कि ये जो फ्लावर है इसका जो सेक्सुअल पैशन होगा, इसका जो फ्लावर होगा, इसका जो फ्लावर होगा बेटा, ये वाला फीमेल पार्ट होगा उसमें, ठीक है, और इसका ये वाला मेल पार्ट होगा। तो ये इसके ही पोलन इस पे गिर जाएंगे। तो बेटा इसका और इसका जीनोटाइप तो सेम ही होगा, एक ही फ्लावर है। इसका जीनोटाइप क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन या फिर बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग। F1 प्रोजेनी आई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसी थी? देखा कि सारे पौधे लंबे, ऑल टॉल। देखा एक टॉल को कराया, डॉर्फ को कराया, तो अगली जनरेशन में सारे टॉल आ गए। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे आगे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको जब सेल्फिंग कराई तो आगे एक पनेट स्क्वायर बनाया बेटा, है ना, पनेट स्क्वायर बनाया। दैट इज नॉट पुनेट स्क्वायर, इट इज पनेट स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो इन्होंने RC पनेट साहब ने इसको दिया था, है ना, और हमने ये बनाया है क्या, इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड क्या होता है? ये चेकर बोर्ड,
इन्होंने बोला कि चेकर बोर्ड में तुम एक साइड तो मेल ले लो, मेल के गैमेट्स, मान लो ये मेल है तो इसमें से कैपिटल टी निकला और एक स्मॉल टी निकला, ठीक है ना। यहां पर फीमेल ले लिया, इसमें कैपिटल टी निकला और ये स्मॉल टी निकला, ठीक है। इसको हमने बोला पनेट स्क्वायर है। ये क्या करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को मिलाकर आपको जितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता देगा। तो भाई मेल ये वाला ले लिया और फीमेल ये वाला ले लिया, तो मेल के भी वही गैमेट, फीमेल के भी वही गैमेट, तो बना क्या बेटा, इन दोनों को मिलाओ कैपिटल टी, इन दोनों को मिलाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को मिलाओ कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि ये तो टॉल बना, ये भी टॉल बना, ये भी टॉल बना, ये डॉर्फ रह गया। इसको हमने बोला क्या, हमने पनेट स्क्वायर से बनाया F1 प्रोजेनी। ध्यान से सुनना बात को, मैंने बोला कि पेरेंट हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। जो पहला है ये क्या है, हाइब्रिड है। कैसा है ये, हाइब्रिड है। कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है सर, एक ही कैरेक्टर के लिए। कौन सा, प्लांट हाइट, तो मोनो हाइब्रिड बोला मैंने, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आई बात। तो हमेशा पेरेंट कैसे लिए, प्योर। ये क्या है, प्योर है। ये क्या है, प्योर है। प्योर मतलब होमोजाइगस है ना, प्योर मतलब होमोजाइगस। ये कैसा है, ये इम्प्योर है, मतलब हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड बोलूं, हेट्रोजाइगस बोलूं, इम्प्योर बोलूं, बात एक ही है। प्योर बोलूं, प्योर टॉल बोलूं, मतलब प्योर बोलूं या फिर मैं होमोजाइगस बोलूं, बात एक ही होगी। क्लियर है। चलिए, तो अब हमें एक चीज, मेंडल साहब के दिमाग में दो बातें घूम रही थी, है ना। क्या, पहली बात तो इसमें सारे टॉल क्यों आए। दूसरी बात, जब इस टॉल को कराया, इस टॉल से दो टॉल को कराया क्रॉस, तो ये छोटा क्यों आया। दो बातें दिमाग में घूम रही है। तो ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला कि यार यहां पर सारे टॉल आए हैं, यानी कि मेल में, मतलब यानी कि एक पेरेंट में से जो टॉल वाला पेरेंट था उसमें से कोई ऐसा फैक्टर जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, इसमें कोई ऐसा फैक्टर जा रहा है, इसमें से निकलकर इसमें कोई ऐसा फैक्टर जा रहा है जो कि जाके अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं अगर आ गया तो सिर्फ मैं ही आऊंगा। वो अपना डोमिनेंस शो कर रहा है बेटा, है ना। तो उन्होंने बोला सारे टॉल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा एक फैक्टर ऐसा निकालेगा, हमेशा ये एक फैक्टर ऐसा निकालेगा टॉल वाला, क्योंकि एकदम प्योर टॉल है, और ये निकालेगा जो डॉर्फ के ऊपर भारी पड़ेगा, डोमिनेट करेगा। इसी को नाम दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को नाम दिया गया बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जब दो एलील्स प्रेजेंट हो, मेंडल ने तो फैक्टर बोला था, दो एलील्स प्रेजेंट हो और एक अपने आप को डोमिनेट कर जाए, तो वो अलील डोमिनेंट एलील कहलाता है। ध्यान से सुनना, जब कभी भी डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगे, डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो अपने आप को एक ही एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और इस फिनोमिना को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं बेटा। बात समझ में आई। चलो, ये तो समझ में आ गया। चलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसलिए F1 जनरेशन में सारे टॉल आ गए। दिमाग दूसरी जगह घूम रहा है, क्या कि सर मुझे बताओ कि ये एक डॉर्फ क्यों आया, एक डॉर्फ क्यों आया। तो मेंडल साहब ने बोला कि कुछ तो ऐसा था कि पेरेंट से इसके अंदर आया, यानी कि ध्यान से सुनना, पेरेंट से इसके अंदर भी आया था, एक्सप्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि वो दूसरा टॉल वाला उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन वो आया इसके अंदर था जो कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर से एक्सप्रेस कर गया। मतलब इसको बोला गया हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे, इस चीज को हम डिटेल जानेंगे अभी आगे, राइट। तो तीन टॉल आए, दो टॉल को मिलाने पर एक डॉर्फ क्यों आया, उसकी बातें हम लोग अभी जरूर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो आपका फिनोटिपिक रेशो क्या है बेटा, फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है, तीन टॉल आ रहे हैं, तीन टॉल आ रहे हैं सर, 3:1 का आ रहा है। क्यों, तीन टॉल हैं और एक डॉर्फ है। बिल्कुल ठीक है ना, देख पा रहे हो आप लोग, तीन टॉल हैं और एक डॉर्फ है। अच्छा सर, जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:2:1 है। एक तो कैपिटल टी आ रहा है,
दो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं और एक स्मॉल टी आ रहा है। ठीक है, तीसरी बात, सर नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? दो ही होंगे। कौन कौन से? एक तो टॉल और एक डॉर्फ। सर नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने तरीके के जीनोटाइप बन सकते हैं? मैं बोलूंगा 3 तरीके के बन सकते हैं। ठीक है ना। जाइगोट कॉम्बिनेशन कितना है? मैं बोलूंगा 4 है। 4 बने थे ना, ये 4 बने थे, 4 बन गए। जाइगोट कॉम्बिनेशन 4 है। आप मुझसे पूछोगे सर गैमीट कितने टाइप के बने? गैमेट का टाइप्स का नंबर कितना है? मैं बोलूंगा 2। कौन कौन से? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये हमारे पास तमाम जानकारी इसकी आ चुकी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही कहलाता है। हमने एक कैरेक्टर को लिया, पेरेंट कैसा लिया? होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। हमेशा जो F1 आएगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, हमेशा F1 हाइब्रिड होगा एक कैरेक्टर के लिए, इसलिए बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर उसकी हम सेल्फिंग करा देंगे और F2 जनरेशन के अंदर एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कहलाएगा। बात समझ में आई? ये हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं सर, इतना तो याद है, 10th की बात है। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्या इसको प्रूव कर सकते हो? कैन यू प्रूव इट? बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये लगा रहे होंगे, सर हम इसको ऐसे प्रूव कर देंगे, है ना, ये सोच रहे होगे। तो ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। क्या आप इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो? ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लेंथ है a और ये लेंथ है बेटा b। ध्यान से सुनना, नीट 2019 के अंदर इस पे से सवाल आया है, ठीक है, वो सवाल भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो इसकी जो लेंथ हो गई, टोटल लेंथ कितनी हो गई? a+b हो गई, है ना। एनसीईआरटी के अंदर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। तो ये लेंथ कितनी हो गई? a+b। इस a+b का होल स्क्वायर करा दो। देखो ये a है, ये b है। अगर मैंने स्क्वायर बनाया है तो ये a होगा, ये a होगा और ये b होगा, है ना। स्क्वायर बनाया तो इसकी इतनी लेंथ होगी। अगर स्क्वायर बनाया तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये b होगा। भाई साइड से सबकी सेम है। इसकी साइड कितनी? a+b, इसकी कितनी? a+b, इसकी कितनी? a+b, इसकी कितनी? a+b। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा बना दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है? a²। इन दोनों को किया तो ab, इन दोनों को किया तो ab और इन दोनों को किया तो b²। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो बात को। मैंने बोला क्या, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर क्रॉस कराया जाए किसका? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो किस रेशो में आता है? ध्यान से सुनो, a² प्लस 2ab, ये दोनों प्लस हो गए, प्लस b², ठीक है ना। इसमें ध्यान से सुनना, इसमें ये आ गया आपके पास। a को मान लो कि ये डोमिनेंट एलील है, b को मान लो कि ये रिसेसिव एलील है, तो ये क्या होगा? कैपिटल टी, ठीक है। ये क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होगा? स्मॉल टी। तो यही रेशो आया था क्या? 1:2:1। तो ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, ध्यान से सुनना। ये एक एलील है ना, ये एक एलील है, ये पूरा एक पर्सन होगा। इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम लोगों को। मैंने बोला क्या, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप कैपिटल टी की बात करो तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो कैपिटल टी है। सर स्मॉल टी कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्मॉल टी है। एलील तो 4 डोमिनेंट है, 4 रिसेसिव है, लेकिन कैरेक्टर 3 टॉल आ रहे हैं, 1 डॉर्फ आ रहा है।
ऐसे ही अगर ये 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें से टॉल कितने होंगे, डॉर्फ कितने होंगे? अगर 50 तो कैपिटल टी है और 50 स्मॉल टी है, 50-50 ले लिया, आधे आधे ले लिए, जैसे वहां पे 4-4 आ रहे थे, हमने बोला था 4 कैपिटल टी है 4 स्मॉल टी है, 50-50 थे, यहां पर भी मैंने 50-50 ले लिया। तो मुझे बताओ कितने लोग टॉल होंगे, कितने लोग की प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉल होंगे? मैं बोलूंगा सर 75, क्योंकि ये सारे टॉल हैं, 4 में से 3 क्या है, ये भी टॉल ये भी टॉल, 4 में से 3 क्या है, टॉल, तो 100 में से कितने टॉल होंगे? 75, 4 में से 3 है तो 100 में से 75 होगा। बात समझ में? मैं पूछता हूं कि डॉर्फ कितने, आप बोलोगे सर 25, बिल्कुल, 4 में से 1 डॉर्फ है, 100 में से कितने लोग डॉर्फ होंगे? यानी कि अगर मैं ये रेशो 50 टॉल देता हूं 50 डॉर्फ के टी देता हूं, तो आपके पास ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपको 50% लोगों में कैपिटल टी जीन मिलता है, कैपिटल टी एलील मिलता है, मतलब 50% आपको स्मॉल टी मिलता है, तो आप मुझे बताओ कि हेट्रोजाइगस कितने होंगे? तो मैं देखता हूं कि हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हैं, आउट ऑफ व्हाट, 4, 1 2 3 4, 4 में से 2 है ना, तो 100 में से कितने होंगे? 4 में से 2, 4 का आधा, 100 में से आधा 50 होंगे। 50 लोग ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस होंगे, 50 लोग ऐसे होंगे जो, सॉरी 25 लोग ऐसे होंगे जो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल होंगे, 25 लोग ऐसे होंगे जो होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि डॉर्फ होंगे। बात समझ में आए? ये एक प्रोबेबिलिटी बनेगी, जरूरी नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर मैं इस रेशो को थोड़ा भी चेंज कर दूं, मैंने बोला कि मान लो 84 लोगों को कैपिटल टी है, और मतलब 84% कैपिटल टी है जनता में, और 16% स्मॉल टी है। अब क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूले में लगा दो कि आपके पास कैपिटल ए कैपिटल वाला ना, कैपिटल वाला कितना है, 84 है ना, 84% है, और ये बी वाला कितना है, 16% है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, तो ये रेशो जब बदलेंगे, ये रेशो जब बदलेंगे तो आंसर्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और सवाल हम आगे करेंगे। अभी बहुत बेसिक सा मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये बच्चों को परेशान करता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल then self-pollinated a tall F1 plant, and to his surprise found that the F2 generation some of the offsprings were dwarf। इसने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये तो टॉल थे, ये भी टॉल थे, इन 2 टॉल को कराया तो 3 तो टॉल आए और 1 डॉर्फ आ गया। ये डॉर्फ कहां से आ गया, ये कहां छुपा बैठा था, ये तो कहीं ना कहीं छुपा होगा, ये डॉर्फ कैसे आया, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या, इससे एक लॉ जन्म लेगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, वो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं था, डॉर्फ F1 में नहीं था, लेकिन F2 में एक्सप्रेस हो गया। द proportion of plant that were dwarf were 1/4 of the F2 plant, while 3/4 of the F2 plant were tall। भाई 1/4 जो थे 1/4 यानी 25% क्या थे, डॉर्फ थे, बाकी के 75% टॉल थे। The tall and dwarf traits were identical to their parent type and did not show any blending। इसका मतलब आगे बताऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। So that is all the offspring were either tall or dwarf, none were of in between height। इन्होंने बोला या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, बीच की हाइट का कोई नहीं है। ऐसा क्या है, क्यों है, ये सब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बातें लिख रहा है, अभी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, चलो। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। टॉल ट्रू ब्रीडिंग है ना, को क्रॉस कराया डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग से। व्हेन F1 वर सेल्फ्ड, इसका जो F1 आया उसको सेल्फिंग किया गया। भाई तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है।
द रिजल्टिंग जीनोटाइप, एकदम पता है हमें इसका रिजल्टिंग जीनोटाइप। एक तो कैपिटल टी होगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे बालको, और एक स्मॉल टी होगा। अरे यस और नो बोलो। तो यानी कि इसका मतलब है कि एक तो टॉल होमोजाइगस, ठीक है, दूसरा दो होंगे टॉल हेट्रोजाइगस, और एक होगा डॉर्फ। पहला ही सही है, दूसरा देख लेते हैं। पहला टॉल हेट्रोजाइगस बिल्कुल गलत है, एक तो टॉल होमोजाइगस होता है, देखो टॉल होमोजाइगस है। थर्ड ये भी गलत है, ये तो रेशो है ही नहीं जीनोटाइप के, तो फिनोटिपिक रेशोज है। 3:1 तो फिनोटिपिक रेशो आया था, 3 टॉल थे एक डॉर्फ था। लेकिन जीनोटिपिक रेशो आया था 1:2:1, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी आया था बालको। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ पॉइंट्स है बेटा। पहली बात तो फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो हमेशा एक पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमेशा एक पेयर ऑफ फैक्टर आएगा बेटा, हमेशा एक पेयर ऑफ फैक्टर आएगा। ये भी पहला पॉइंट है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो न्यूटन का तीसरा लॉ, तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट हम भूल जाते हैं इसके साथ और भी बड़ी सारी कंडीशंस लगती है। द एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, इट शुड नॉट बी एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। इससे बड़ी सारी चीजें लगती हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी सिर्फ एक डोमिनेट कर रहा है वो नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है। क्या पहला पॉइंट ये है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म, हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक पेयर ऑफ फैक्टर होना चाहिए। बट जब वो फैक्टर डिसिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, only one expresses itself and called dominant allele। एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, फैक्टर बोलूं अलील बोलूं बात है कि एक ही अलील अपने आप को डोमिनेट करेगा। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डोमिनेंस, और इसी को बांध दिया गया किसमें, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया आप लोगों से, सवाल पूछता हूं एक। मुझे बताओ मेंडल ने किस क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड, किस क्रॉस के बेसिस पे पता चल जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर मोनो हाइब्रिड पे पता चल जाएगा, डायहाइब्रिड तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने। मुझे बताओ ये F1 प्रोजेनी पे ही पता चल जाएगा कि F2 पे जाके पता चलेगा। तो F1 पे ही पता चल रहा था, जब एक टॉल लिया था, एक डॉर्फ लिया था, सारे टॉल आ गए थे। उसका दिमाग घूम गया था मेंडल का कि यार सारे टॉल कैसे आ गए। कुछ तो ऐसा आया है टॉल वाले में से जो डोमिनेट कर रहा है और डॉर्फ वाले को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किसके रिजल्ट पे बेस्ड था, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इट वाज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड F1। मोनो हाइब्रिड F1 के बेसिस पे ही पता चल गया था हमें, है ना। सबसे पहले ये लॉ डिस्कवर हुआ, सबसे पहले पता चल गया, मोनो हाइब्रिड F1 पे पता चल गया हमें। समझ में आई बातें। फिर बात करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर ही कंट्रोल करते हैं वो फैक्टर। आज हम उन फैक्टर को क्या बोल देते हैं, जीन्स बोल देते हैं। फैक्टर अकर इन पेयर्स, बिल्कुल होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में होते हैं, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही पार्ट है। In a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates the other। जो डोमिनेट करेगा वो डोमिनेंट है, जिस पे करेगा वो रिसेसिव है। बात समझ में आई। So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and expression of both in the F2। It is also explain the proportion of 3:1। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये F1 में भी कर रहा है और F2 में भी कर रहा है, इवन डायहाइब्रिड क्रॉस में भी करेगा, हर जगह करेगा। ऐसा नहीं है कि F2 में करेगा नहीं। हमें पता कहां चल रहा है, सबसे पहले कहां पता चल रहा है, सर F1 में पता चल जाता है। F1 के बाद
F2 में भी जाके कर रहा है, लेकिन सबसे पहले कहां पता चल रहा है आपको? F1 में पता चल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 जो प्रोजेनी है ना, ये किससे रिजेंबल करेगी? रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करेगी। बिल्कुल ठीक बात लिख रहा है। क्यों? F1 प्रोजेनी कैसी? सर टॉल है, पेरेंट कैसे? एक टॉल एक डॉर्फ, तो टॉल वाला पेरेंट, टॉल वाला पेरेंट, तो इट विल रिजेंबल विद द टॉल वाला पेरेंट। बात समझ में आई? जो टॉल वाला पेरेंट होगा बालकों, उसी से रिजेंबल कर जाएगा। ओके, तो इट इज रिजेंबल विद आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर जाएगा। दूसरी बात है इसके एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, एक एलील दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता जैसे इसमें कर रहा है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। दूसरा, मान लो दो एलील आ गए और दोनों ही एलील डोमिनेंट है अपने आप में, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरा एक एलील ए है दूसरा बी है, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, कोई रिसेसिव है ही नहीं, तो को डोमिनेंस हुआ। दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां पे फेल हो जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इसके बहुत बेहतर एक्सेप्शंस है बेटा, है ना। ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको क्लियर करूंगा ये बात, राइट। चलो, अच्छा, मेंडल का थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन का थर्ड लॉ आप सब लोगों को याद रहता है ना, बचपन से रट्टा मार के रखते हैं हम, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो ओके, मैं आपको बताता हूं, मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया है, सो आई कैन टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, टेलिंग यू दिस, है ना। आपके नीट के लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मेरा ऑल इंडिया IPU BDS रैंक 5 था, एंड आज भी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आई वॉज अ फिजिक्स टीचर, बट अगेन फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स आई एम टीचिंग बायोलॉजी। तो आप लोग की बायो तो जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम उसके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री भी लगाएंगे, फिजिक्स भी लगाएंगे, बड़ी सारी जगह पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप लोगों को मजा आएगा यार। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं इसमें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ न्यूटन के सेकंड लॉ जैसा है, याद नहीं रहता और कम समझ में आता है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उससे सवाल बनता है। इससे जो सवाल बनेगा, है ना, वो बच्चा गलत कर देता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, मैं बोलता हूं कि कैपिटल टी था, इसका स्मॉल टी से कराया और हमारा एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, F2 प्रोजेनी आई बालकों, और ये F2 प्रोजेनी के अंदर हमने क्या किया, एक तो ले लिया मेल, एक ले लिया फीमेल। इसमें से आया कैपिटल टी, इसमें से आया स्मॉल टी, इसमें से आया कैपिटल टी, इसमें से आया स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलो ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला क्या भाई, इसके ये क्या है, सारे टॉल हैं सर, कैसे हैं, सारे टॉल हैं मेरे भाई। यहां डॉर्फ कैसे आ गया? एक मेंडल की बुद्धि घूम गई थी यहां पर, कैसे आ गया? इन्होंने बोला कि भाई पेरेंट से जब यहां से यहां कैरेक्टर आया था, तो यहां से यहां नहीं आया था, कैरेक्टर तो इसका भी आया था, छुप के बैठा था वो। क्यों? क्योंकि ये वाला छुप के बैठा था, इसका वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला इस पे डोमिनेट कर जा रहा था। लेकिन अगली जनरेशन में वो जब दोनों आए तो एक्सप्रेस कर गया। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल देता हूं, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। मैं बोलता हूं कि ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, ये बच्चा नालायक जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है ना। आपकी तरह नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, ये वो लड़का है, ये वो बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, राइट। अब मैंने क्या किया, दोनों को साथ बिठाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने दोनों को साथ बिठाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा या तो ये जो पढ़ने वाला बच्चा है ये बिगड़ जाएगा इसके साथ, है ना, से नाइट आउट्स करने लगेगा। लेकिन या तो फिर क्या होगा, ये जो बच्चा नहीं पढ़ता ये इसकी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा।
तो इनमें से कुछ कैरेक्टर इसमें चले जाएंगे या फिर कुछ कैरेक्टर इसमें चले जाए, या एक दोनों में दूसरे के कैरेक्टर आ जाए। इसको बोलेंगे ब्लेंडिंग, कि ब्लेंड हो गया, कुछ इसमें से इसमें आ गया, इसमें से इसमें आ गया। बट मैंने कुछ दिन रख के देखा, 1 महीना रख के देखा दोनों को साथ में, फिर मैंने देखा यार ये तो अभी भी उतना ही पढ़ता है और ये अभी भी उतना ही निकम्मा है। मैंने कहा कि चल मैं 2 महीने और रखूंगा। मैंने और अगले 2 महीने रखा, टोटल 3 महीने रख दिया दोनों को। फिर मैंने देखा यार ये वाला फिर भी पढ़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका इस पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका इस पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी कि ऐसा ही मेंडल साहब कहना चाहते थे कि अगर ये कैपिटल टी मतलब ये 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाता है, ये स्मॉल टी 5 सेंटीमीटर ही बढ़ा पाता है, डॉर्फ कर देता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब आएगा तो ये 10 बढ़ा रहा था, ये 5 बढ़ा रहा था, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इस पे इन्फ्लुएंस करके जब स्मॉल टी आएगा यहाँ पे तो ये इसके साथ रहता था ना, पहले कैपिटल टी के साथ रहता था ये स्मॉल टी, तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि अब ना मैं कैपिटल टी के साथ रहता था, अब मैं 5 नहीं 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये बोलता है कि मैं निकम्मा था, मैं निकम्मा ही रहूंगा। ये 5 यहां पर तो कुछ कर नहीं पा रहा था इसकी प्रेजेंस में, कहता है मैं जब निकलूंगा मैं 5 ही करूंगा काम, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करूंगा। यानी कि बेटा जी कि ये कैपिटल टी पेरेंट से आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, है ना, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, राइट। ये दोनों ऐसे नहीं मिले, ये दोनों ऐसे ही हैं। फिर अगली बार में चले जाएंगे, ये दोनों ब्लेंड नहीं हुए, ये दोनों की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, इसके ऊपर इसका असर नहीं आया, इसके ऊपर इसका असर नहीं आया। दोनों कहते हैं हम तो प्योर हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नालायक हूं बट प्योर हूं, मैं प्योर नालायक हूं, मैं प्योर पढ़ने वाला हूं, है ना। तो उन्होंने अपनी प्योरिटी को मेंटेन रख लिया। उन्होंने बोला कि जब मैं आगे जाऊंगा तो प्योर जाऊंगा। तो इनको क्या बोला कि इसने बोला कि मैं भी प्योर हूं, मैं भी प्योर हूं। मैंने कहा तुम दोनों तो गैमेट हो, तुम्हारा नाम रखूंगा मैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। हमने बोला कि गैमीट्स आर प्योर, यानी कि बोथ फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड बट दे आर प्योर। तो जब ये आगे गैमीट में जाएंगे तो वो प्योर होंगे। तो इन्होंने बोला कि गैमीट्स भी प्योर है, गैमीट्स आर व्हाट, प्योर। ये गैमीट्स प्योर है बालको, बात समझ में आई। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ये दोनों प्योर होंगे, ठीक है, तभी तो एक कैरेक्टर आया, नहीं तो इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, कुछ तो बढ़ जाती। क्यों? 2 महीने से इनके साथ रह रहा था, कैपिटल टी के साथ रह रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। वो बोलता है कि कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, ये अपने प्योर स्टेट में है, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहलाता है। पिछले 10 सालों में 2 बार सवाल आया है इसके ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? प्योर, गैमेट्स आर प्योर, है ना, गैमेट्स प्योर होता है बेटा। ओके, अच्छा मुझे बताओ, मतलब मैं बोल सकता हूं इफ डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट, तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन आउट ऑफ 2 एलील्स, 2 में से एक एलील, है ना, गो इनसाइड द गैमीट इन इट्स प्योर स्टेट, अपनी प्योर स्टेट में जाएगा, एक दूसरे से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। मेरे को कहां से पता चला इसका? जब मैंने F2 में डॉर्फ देखा ना तो मेरा दिमाग घूमा, तो मेंडल साहब का दिमाग घुमा होगा जब उन्होंने F2 में क्या देखा, डॉर्फ देखा, यानी कि स्मॉल टी, यानी कि कुछ तो ऐसा था जो इससे आया था इसके अंदर, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था अपने आप को, लेकिन अपनी प्योर स्टेट में चुपचाप बैठा था। जैसे ही उसको मौका मिला कि स्मॉल टी आया, जैसे ही वो मौका मिला कि अब डोमिनेंट वाला नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, मैं अपना कैरेक्टर दूंगा, तो इसने कहा मैं 5 सेंटीमीटर ही बढ़ाता हूं, 5 सेंटीमीटर ही बढ़ाऊंगा। तो मेरे को F2 जनरेशन में इस डॉर्फ को देखकर समझ में आ गया कि गैमेट्स तो प्योर होते हैं, इन पे कोई इंफ्लुएंस नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके रिजल्ट पे बेस्ड है, बोल देना मोनो हाइब्रिड F1 पे है। अगर आपसे पूछता है कोई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे है, तो बोलना क्या,
कि मोनो हाइब्रिड F2 पर होगा सर ये तो इट इज अगेन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं है हमारे पास. इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड F2. बात समझ में आई बच्चों आपको, है ना? ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं. चलो एनसीईआरटी क्या लिखती है जानते हैं यार. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं करते हैं वो, है ना? एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1. दोनों कैरेक्टर, है ना, दोनों कैरेक्टर यानी कि टॉल भी डॉर्फ भी F2 में देखे गए, जो कि F1 में नहीं था. F1 में सारे खाली क्या थे? ऑल टॉल थे. F2 में क्या है? इसमें बोथ द कैरेक्टर्स आ गए. F2 में क्या आ गए? यहां पर दोनों आ गए, टॉल भी एंड डॉर्फ भी. तो ये लिख रहा है बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दोनों आ गए, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 क्योंकि सारे टॉल थे. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregates from each other. दोनों अलग हुए such that a gamete receives only one of the two factors. कि इन्होंने बोला कि कैपिटल T स्मॉल t था, दोनों सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए और एक एक गैमेट ने एक एक रिसीव कर लिया. A homozygous parent produce all gamete that are similar. भाई homozygous अगर पेरेंट होगा तो सिर्फ कैपिटल T ही आएगा. ये स्मॉल वाला होगा होमोजाइगस तो सिर्फ तो यानी कि जो होमोजाइगस पेरेंट होंगे वो तो सिर्फ एक तरीके का गैमेट निकाल रहे हैं, लेकिन जो हेट्रोजाइगस होगा वो दो तरीके का निकालेगा. ये देखो, सो ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ गैमेट दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन. आधे ये निकालेगा, आधे ये निकालेगा, दो निकालेगा इक्वल प्रोपोर्शन में. बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक सवाल आ जाता है यहाँ पे, नीट इज ऑल अबाउट सवाल, है ना? सवाल बनाओ जितने बना सकते हो, जितना सवाल बनाओगे उतना निखरोगे बेटा जी. तो ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड यानी कि बात कर रहा है इम्प्योर की, यानी कि बात कर रहा है हेट्रोजाइगस की. ठीक है, हाइब्रिड वायलेट पी प्लांट वर क्रॉस्ड. मान लो हाइब्रिड वर क्रॉस्ड, ये हाइब्रिड ले लिया और ये कैसे हैं? दोनों वायलेट है. ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोजेनीज. ठीक है, इन दोनों को जब कराएंगे हम लोग तो आपको तो पता है क्या, एक तो कैपिटल कैपिटल W आएगा, दो कैपिटल W स्मॉल w आएंगे और एक स्मॉल w आएगा. ठीक है ना? तो होगा क्या, ये वाला क्या है? वायलेट दे ही रखा है. तो भाई अगर हाइब्रिड वायलेट है यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये भी वायलेट ही होगा और ये वाला क्या होगा? वाइट होगा. ठीक है ना? यानी कि 3:1 का रेशो आता है, 3 वायलेट होंगे और 1 वाइट होगा. 4 में से 3 वायलेट है, 1200 में से कितने होंगे? भाई 1200 में से 900 वायलेट होंगे और 300 वाइट होंगे. 4 में से अगर ये 3 वायलेट एक वाइट है तो 1200 में से 900 वायलेट और एक 300 वाइट होंगे. क्लियर है बच्चों? तो क्या आंसर होगा? ये वाला आंसर होगा. देखो 300 वाइट और 900 वायलेट. बात समझ में? अच्छा, जब भी मैं सवाल कराता हूं तो ट्राई करिए, वीडियो को वहीं पॉज करिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि आपका सवाल सही है कि नहीं है. राइट? चलो ओके. अब इसमें बोला कि दो गार्डन पी प्लांट फॉर क्रॉस्ड, 148 टॉल प्लांट, 148 टॉल प्लांट, है ना, और 53 डॉर्फ प्लांट. तो कौन सा जीनोटाइप? भाई मैंने बोला कि इनके पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स इनके पेरेंट्स का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 3:1 का रेशो आ रहा है ना? तो 3:1 का रेशो आ रहा है अगर, तो आंसर होगा ये
कैपिटल टी स्मॉल टी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी कराते हैं हम तो क्या होता है, इन दोनों का कराने के बाद F2 के अंदर 3:1 का रेशो आता है, यानी कि अगर 3:1 का रेशो आ रहा है तो पेरेंट यही होंगे, है ना। आप बोलोगे सर 3:1 तो नहीं आ रहा है, ये तो 150 और 50 होना चाहिए था। अगर ये दिमाग में आ रहा है तो इसका आंसर सुन लो। एक कपल के 4 बच्चे, अगेन वही एग्जाम्पल है मेरे पास, तो जरूरी है कि 2 लड़के ही होंगे 2 लड़कियां होंगी। प्रोबेबिलिटी है कि 50% बॉयज होते हैं 50% गर्ल्स होंगी। वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे, बहुत बड़ा कलेक्शन करोगे तो ऐसा तो नहीं है 50% मेल के होने के चांसेस है, 50% फीमेल। मान लो 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पर, तो ऐसा थोड़ी है एग्जैक्ट 400 करोड़ मेल होंगे, एग्जैक्ट 400 करोड़ फीमेल, ऐसा तो नहीं होने वाला ना बेटा। ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा, लगभग उतने आधे मेल होंगे आधी फीमेल होगी, ऐसा तो आप बोल सकते हो। एग्जैक्ट 150 आ जाए तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो नंबर कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आपको कोई भी सवाल में, किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को कमेंट्स में भेजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन वहीं लिखकर भेज दूंगा, या फिर मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, ठीक है। देखो, ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, ठीक है। ब्राउन आइड बॉय हैज ब्लू आइड मदर, ठीक है। पहली बात तो ब्राउन कलर डोमिनेंट है, तो ये वाला ब्राउन होगा, ये वाला ब्लू होगा, ठीक है। ब्राउन आइड बॉय है, यानी कि ब्राउन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी ब्लू आइड मदर है बेटा, है ना, इसकी ब्लू आइड मदर है। ब्लू आइड मदर होगी तो यानी कि इसके फादर कुछ ऐसे रहे होंगे, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इसकी मदर तो ऐसी थी, ये तो लिख रखा है, इस बच्चे की मदर तो ऐसी थी, तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आती है कि बच्चा ऐसा होगा, क्योंकि एक तो स्मॉल भी मदर से आया ही होगा। इस बच्चे का ये हो सकता है, और इसकी मदर अगर ब्लू आइड है तो यानी कि मदर ब्लू आइड है, तो यानी कि ऐसी है। एक स्मॉल बी तो मदर का आया ही होगा, तो ये वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती, तो बच्चा कैसा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी है। अगर बच्चा कैपिटल भी स्मॉल बी है और इसकी मदर जो है वो स्मॉल बी है, तो फादर कैसा होगा, एक तो कम से कम कैपिटल बी होना चाहिए फादर में, या तो ये हो या ये होगा, तो इसमें से क्या होगा, कैपिटल बी आ जाएगा, इसमें से भी कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मदर ऐसी, फादर ऐसा पूछा गया है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर, जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ फादर, तो फादर कैसा होगा, ब्राउन आई होगा, पहली बात। दूसरा, फादर में से इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना। ओके, पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद में आप आंसर चेक करिए कि सही है गलत। चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग कौन सा गैमेट नहीं है, तो पहला बिल्कुल गैमेट है, दूसरा भी गैमेट है, तीसरा गैमेट नहीं है, चौथा भी गैमेट है। क्यों, एफ 2 बार आ गया, तो यानी कि एफ अगर 2 बार आ जाए तो ये बोलता है कि सेग्रीगेशन होना चाहिए, एक ही एफ आना चाहिए गैमेट में, एक ही आना चाहिए। दोनों कैसे आ जाएंगे, अगर दोनों आ जाए तो इसका मतलब कैरेक्टर मतलब सेग्रीगेट नहीं हुआ, गैमेट्स प्योर नहीं हुए, वो साथ मिलकर आ रहे हैं, एक साथ आना चाहते हैं वो। तो जब एक साथ आना चाहते हैं, वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को तो फॉलो नहीं करेंगे। तो आंसर जाएगा क्या, ये, ठीक है। ओके, एक और सवाल, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ रिलेटेड नहीं है। फॉर अ कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, बिल्कुल है। डिसिमिलर फैक्टर डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, ये पॉइंट आई थिंक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा नहीं लग रहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ऑपोजिट है ना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको डिस्प्रूव करता है, तो मुझे इसका ये आंसर लग रहा है। कोई नहीं, फिर भी आगे हम देखते हैं। इन केस ऑफ डिसिमिलर एलील्स वन इज डोमिनेंट ओवर द अदर, बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये, ठीक है ना। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम चीजें करते हैं, शायद आप लोगों ने जान लिया होगा। आपको ये लेक्चर आई होप समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, बाकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आगे और बनेगी जब हम आगे के क्रॉस पढ़ेंगे। तो बच्चों आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, दिमाग में बसा लो। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल होंगे, 1 डॉर्फ होगा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।